दोस्तों, शुरुआत में सदियों ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप साम्राज्यों की भूमि हुआ करती थी। विशेष रूप से भारतीय नंदा साम्राज्य का उत्तरी भाग में विस्तार हुआ, जबकि उसी काल के दौरान सिकंदर महान भी भारत में घुसकर अपना साम्राज्य बनाने में लगा था। लीजेंड्स के अनुसार नंदा साम्राज्य काफी फल फूल रहा था, जब तक कि चाणक्य द्वारा उसे ध्वस्त नहीं कर दिया गया। वैसे चाणक्य पंडित का नाम तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी चलिए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चाणक्य पंडित एक टीचर, फिलोसोफर, ज्यूरिस्ट और एक व्यवसाय यात्री थे। अपने व्यवसाय के लिए जब चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचे, तब कुछ समय में ही उनकी नंदा साम्राज्य के राजा से अनबन हो गई। धनानंद और चाणक्य के बीच में जो भी कुछ हुआ, उससे चाणक्य काफी परेशान हो गए और इसलिए उन्होंने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने ये प्रण लिया कि अब वे नंदा साम्राज्य को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। धनानंद को सबक सिखाने के लिए उन्हें कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो नंदा साम्राज्य को जड़ से समाप्त करने में सक्षम हो। खैर, नंदा साम्राज्य से निकलने के बाद वे तक्षशिला पहुंचे, जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है। वहां पर उन्हें एक इंसान मिला जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और कुछ लड़के आपस में एक गेम खेल रहे थे, जिसमें उन्हें एक लड़ाई में अपनी अपनी भूमिका निभानी थी और युद्ध को जीतना था। ये सब देखकर चाणक्य काफी प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि अगर ये लड़का इस तरह के गेम में इतना अच्छा कर सकता है, तो असल जिंदगी में भी ऐसा काम कर सकता है। और यहीं से शुरू हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने की कहानी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले सिकंदर महान द्वारा कब्जा किए गए उन इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए तैयार किया जिन पर किसी मजबूत राजा का हाथ नहीं था। इसके साथ ही उस समय तक सिकंदर महान की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बिना वे इलाके काफी कमजोर पड़ रहे थे। वैसे आपको बता दें कि नंदा साम्राज्य को जीतने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस प्रकार प्रेरित किया, ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। खैर, नंदा साम्राज्य पर जीत हासिल करने के बाद 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के एक नए शासक बने। अपने शासनकाल के शुरुआती दौर में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फोकस अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान के पुराने इलाकों को अपने साम्राज्य में जोड़ने पर रखा। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के फाइनल साल में चंद्रगुप्त ने सिकंदर महान के साम्राज्य के बचे कुछ इलाकों के शासकों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध के बाद उन्होंने उसके कुछ और इलाकों पर कब्जा जमा लिया। आखिरकार 303 ईसा पूर्व में मैसेडोनियन का जनरल और उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर प्रथम मौर्य साम्राज्य के साथ एक शांति का प्रस्ताव रखने के लिए मजबूर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का उद्देश्य सिर्फ चुनौतियों की धरती पर जीत हासिल करना नहीं था, बल्कि उनके साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना भी था। दोस्तों, कुल मिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य एक अच्छे लीडर थे। उन्होंने एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की स्थापना किया। इसके अलावा वे स्क्रैच से एक बड़ा साम्राज्य बनाने में सफल रहे और मौर्य साम्राज्य में सभी लोग आजादी और प्यार से रहे, इसके लिए भी उन्होंने काम किया। लेकिन 297 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पहले शासक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सब को खत्म करने का फैसला किया और कुछ कारणों से उन्होंने इस साम्राज्य को अपने बेटे बिंदुसार को हैंड ओवर कर दिया। मौर्य साम्राज्य को अपने हाथ में लेने के बाद बिंदुसार ने उन्हें और बड़ा करने का फैसला किया। वो मौर्य साम्राज्य को साउथ की ओर बढ़ाने लगे और आज के कर्नाटक तक उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। इतना ही नहीं, आगे चलकर उनके शासनकाल के दौरान ऑलमोस्ट भारत का हर एक हिस्सा मौर्य साम्राज्य के अंदर आ गया।
हालांकि तक्षशिला में काफी विद्रोह भी हो रहा था और अपने शासन में वो और अधिक चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी विद्रोहों को दबाना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु लगभग 270 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। खैर, उनके रहते ही उनके बेटों में सिंहासन को लेकर काफी मतभेद होने लगे थे और कई बार झगड़े भी हुए। लेकिन बिंदुसार के बाद जो अगला राजा बना उसका नाम था अशोक, जिसे सम्राट अशोक और अशोका द ग्रेट के रूप में जाना जाता है। करीब 270 ईसा पूर्व के दौरान सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के नए राजा बने और यहीं से मौर्य साम्राज्य के इतिहास का हैरान कर देने वाला पीरियड शुरू हुआ। पहली बात तो जब उन्होंने अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध करके अपनी क्रूरता दिखाई तो उन्हें भारी संदेह की नजर से देखा जाने लगा। कई लोगों ने पाया कि उनका राजा एक क्रूर राजा है, लेकिन सम्राट अशोक इससे परेशान नहीं हुए और वे अपने लक्ष्य को हासिल करने में बिजी रहे। मौर्य साम्राज्य अब तक जो लक्ष्य देखते आ रहा था उसमें वो फेल होते जा रहा था, यानी कि कलिंग पर जीत हासिल करना। 260 ईसा पूर्व का अंत हो गया और आखिरकार सम्राट अशोक शानदार ढंग से ऐसा करने में कामयाब रहे, यानी कि कलिंग पर जीत दर्ज करने में सफल रहे। ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में मोटे तौर पर 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें आम नागरिक भी शामिल थे। इसके अलावा दसों हजार लोग बेघर हो गए या तो युद्ध की वजह से अफेक्टेड हो गए। इस सब से सम्राट अशोक को काफी पछतावा हुआ और वो युद्ध को छोड़ बुद्ध की शरण में चले गए। बुद्धिज्म अपनाने के बाद उसकी मॉरलिटी उनके अंदर दिखाई देने लगी। उन्होंने पूरे साम्राज्य में नए पॉलिसीज को लाना शुरू किया, जिससे साम्राज्य और आम नागरिकों को उसका फायदा हो सके। उनका ये कदम न सिर्फ बुद्धिज्म को फैलाने में सफल साबित हुआ, बल्कि ये पीरियड नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के रूप में भी जाना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने साम्राज्य के विस्तार का विचार भी अंदर से निकाल दिया, क्योंकि अगर साम्राज्य का विस्तार होता तो जाहिर सी बात है कि हिंसा भी होती। खैर, लगभग 232 ईसा पूर्व के आसपास सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई और उनके बाद उनके बेटों में से कोई भी साम्राज्य को संभालने में सक्षम नहीं रहा, क्योंकि उनके बेटों में से एक की मृत्यु हो गई थी और एक अंधा था, जबकि तीसरे के बारे में अधिक जानकारी नहीं है और चौथा बुद्धिज्म को देश विदेश तक फैलाने में बिजी था। इसलिए उनके पोते ने मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी संभाली, जिसका नाम दशरथ था। दशरथ एक भयानक शासक नहीं थे, लेकिन वे अपने दादा सम्राट अशोक की तरह अधिक ताकतवर भी नहीं थे। उनके शासनकाल के दौरान मौर्य शासकों द्वारा जितने भी इलाकों को जीता गया था वो खोते चले गए और इसे मौर्य साम्राज्य का अर्ली डिक्लाइन के रूप में देखा गया। हालांकि दशरथ ने अपने चचेरे भाई संप्रति द्वारा सत्ता को खो दिया और उनके बाद संप्रति को राजा बनाया गया, जो खोई हुई जमीनों को वापस मौर्य साम्राज्य में लाने में कामयाब रहा और कुछ समय तक साम्राज्य को डिस्टेबलाइज किया। हालांकि संप्रति ने जो काम किया था उसे आगे मौर्य शासक मेंटेन नहीं कर पाए। उनके बाद मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में उनके बेटे शाली शुक ने राजगद्दी संभाली, लेकिन वे अपने काम को बखूबी निभा नहीं पाए। इतना ही नहीं, गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में उनका उल्लेख एक झगड़ालू अधर्मी शासक के रूप में किया गया है। दोस्तों, शाली शुक के बाद देव वर्मन आए, जिसने 195 ईसा पूर्व तक शासन किया और पिछले शासकों से वे अधिक प्रभावशाली रहे, लेकिन सम्राट अशोक के जैसे साम्राज्य को जोड़ने में सफल नहीं हो पाए। यहाँ तक कि पिछले शासकों से अधिक प्रभावशाली होने के बावजूद वे साम्राज्य को टूटने से बचा नहीं पाए और ना ही उनके उत्तराधिकारी शतधन्वन ऐसा कर पाए। 195 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक
मौर्य साम्राज्य स्थापित रहा। लेकिन इसके बाद अब मौर्य साम्राज्य का अंत होने वाला था। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। करीब 180 ईसा पूर्व के दौरान बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के आखिरी शासक बने। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट बृहद्रथ ने अपने एक टॉप सेनापति पुष्पमित्र सुंग के द्वारा लीड किए गए एक मिलिट्री परेड में हिस्सा लिया। हालांकि पुष्पमित्र सुंग ना तो भरोसे के लायक था और ना ही एक वफादार सेनापति था। अपने मिलिट्री परेड से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वही राजा बनने के योग्य है, और आखिरकार उसने राजा बृहद्रथ को जान से मार दिया। इसके चलते मौर्य साम्राज्य अचानक से ध्वस्त होने के कगार पर खड़ा हो गया। राजा बृहद्रथ की मृत्यु के बाद उसने खुद को राजा घोषित किया और मौर्य साम्राज्य की जगह उसने अपना पुष्पमित्र सुंग साम्राज्य स्थापित किया, और इस तरह मौर्य साम्राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया। अनफॉर्चुनेटली टाइम पीरियड और साम्राज्य के अस्तित्व की परिस्थितियों के कारण हम निश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं जान सकते। हालांकि कुछ फैक्टर मौर्य साम्राज्य की पतन का कारण रहे होंगे। खैर, सम्राट अशोक सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए एक हीरो की तरह रहे। हालांकि वे अपने शासनकाल के आगे आने वाले वर्षों में एक कॉन्करर तो नहीं थे, यानी कि कलिंग वॉर के बाद उन्होंने किसी और राज्य को जीतने के लिए युद्ध नहीं किया, और इसके बावजूद उनके साम्राज्य की ओर किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। वैसे ये हम सभी जानते हैं कि अपने शासनकाल के शुरुआती दौर में उन्होंने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए कई युद्ध लड़े और उन्हें जीता भी। उनकी मृत्यु तक किसी भी एक्सपेंशन को रोक दिया गया था, लेकिन फिर जब कुछ राजाओं द्वारा एक्सपेंशन के लिए काम किया गया तो शायद ये मौर्य साम्राज्य के लिए काम नहीं किया। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य पहले से ही एक विशाल और मजबूत साम्राज्य था, जैसा कि अशोक ने सोचा था, और बाद में उसे आगे सिर्फ मेंटेन करने की जरूरत थी। लेकिन मौर्य साम्राज्य में आगे आने वाले लीडर्स ऐसा करने में असफल रहे। सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के जितने भी राजा हुए, उनके साथ कोई ना कोई परेशानी रहती ही थी। यहाँ तक कि उनका बेटा राजगद्दी लेने में सक्षम नहीं था। हालांकि उनके पोते कुछ हद तक साम्राज्य के लिए खड़े रहे, लेकिन वे भी एक्सेप्शनल नहीं थे। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर शासकों के लिए साम्राज्य को जोड़कर रखना काफी मुश्किल होने लगा, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि साम्राज्य के अंदर संघर्ष और विद्रोह देखने को मिला। ऐसा कहा जाता है कि अशोक के बाद उनका साम्राज्य उनकी अगली पीढ़ी की वजह से कमजोर पड़ती गई, और इस तरह मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया।